हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की ही बात करते हैं। जो क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहली थ्योरी थी वो लेवोसियर की है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लेवोसियर ने की जो थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं। लेवोसियर्स क्लासिफिकेशन। लेवोसियर ने क्या बताया, जैसे से एलिमेंट्स के बारे में पता चलता गया, एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, तो क्या हुआ, लेवोसियर ने एक थ्योरी दी। लेवोसियर ने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स अभी तक नोन हैं, या ये कह सकते हैं कि जो नोन एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ दो ही कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। जो एलिमेंट्स होंगे उनकी दो कैटेगरी हो सकती है, या वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे, या क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। मेटल्स या नॉन मेटल्स। हम सभी लोग जानते हैं, अभी की पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे तो उस पीरियोडिक टेबल को देख के लगेगा कि मेटल और नॉन मेटल के अलावा एक थर्ड टाइप की भी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ये थ्योरी तब तक सही थी जब तक कि मेटलॉइड्स के बारे में नहीं पता था। तो फिर बाद में इनकी ये थ्योरी जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं थी सभी के लिए। फिर एक नई थ्योरी आती है यहाँ पर लेवोसियर के बाद। जो सेकेंड थ्योरी थी वो है डॉबरनेयर ट्रायड रूल। डॉबरनेयर्स ट्रायड रूल। अब इसके बारे में बात करें। लेवोसियर की थ्योरी के बाद डॉबरनेयर ने एक ट्रायड बना के समझाया। तो पहली चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ट्रायड क्या चीज है। ट्रायड क्या है? ट्रायड बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ए ग्रुप ऑफ a group of three elements with similar properties, तो उसको ट्रायड कहा गया। अब इस ट्रायड रूल को में इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया उसकी बात करते हैं। एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में बांट लिया, और तीन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ट्रायड। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी अर्थमेटिक मीन की। तो क्या बताया इन्होंने, डॉबरनेयर ने कहा कि अगर जो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तीन तीन का ग्रुप बना के, तो जो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा और जो थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, उन दोनों का अर्थमेटिक मीन सेकंड वाला एलिमेंट या जो मिडिल एलिमेंट होगा ट्रायड का, उसके एटॉमिक मास के नियरली सेम होगा। इसी सीरीज में उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का एग्जांपल देकर समझाया, जैसे यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, हम सभी लोग जानते हैं। पोटेशियम का 39 होता है। और अगर यहाँ पर हम अर्थमेटिक मीन निकालने की बात करें तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे तो ये 23 आएगा, और सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 ही होता है। एक और एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, बेरियम का 137 होता है। अगर जो यहाँ पर अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो ये 40 + 137 = ये आ जाएगा 88.5।
ये कितना आएगा 88.5। तो जब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये स्ट्रॉन्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 88 होता है, तो एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है या नियरली सेम होगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये अर्थमेटिक मीन 88.5 आया है और इसकी वैल्यू कितनी आई है 88 आई है। ठीक है, और एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। अभी बात करें इसकी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन इज 35.5, एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन 127, और जब हम इसका अर्थमेटिक मीन निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आएगी 81.25, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 के आसपास होता है। ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है 80 के आसपास होता है। ठीक है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है और 81.25 है, तो ये कह सकते हैं कि डॉबरनेट का ट्रायड यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को इन्होंने जो है अरेंज करके एक्सप्लेन किया था। ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो ट्रायड बना हुआ है 3 का ग्रुप, ये सभी का सिमिलर प्रॉपर्टीज के हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गए, या कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, ये हैलोजन्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है कुछ ऐसे। अब इसी तरीके से जब और एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो ये भी दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये रूल जो है ये हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं है। तो एक एग्जांपल हम और लिख के चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब एक ट्रायड और हम अपने आप से समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो अपने आप से मैं सोचना चाहूँ तो मैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का एग्जाम्पल ले लूँ, तो फ्लोरीन 19 होता है और ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन होगा 80, ये हमने लिखा है यहाँ पर देखिए। तो इन दोनों का जब अर्थमेटिक मीन हम निकाल रहे होंगे 19 प्लस 80, तो ये 99/2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 49.5 आएगी, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो अब ये चीज ट्रायड रूल यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये वैल्यू आई 49.5 और ये 35.5 है, तो ये नियरली सेम नहीं कह सकते हम इसको, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या हुआ कि डॉबरनियर का ये जो रूल था ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, जितने ट्रायड उन्होंने एक्सप्लेन किए सिर्फ वहीं पर एग्जिस्ट करता था। ठीक, अब हम थर्ड थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि डॉबरनियर ट्रायड रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं था, सभी एलिमेंट्स के लिए नहीं एप्लीकेबल था। तो थर्ड थ्योरी की बात करें, थर्ड थ्योरी थी न्यूलैंड ने। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे वहां पर ट्रायड वर्ड आया, यहां पर ऑक्टेव आ गया। ऑक्टेव मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करेंगे, या ये कह सकते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। इसी सीरीज में न्यूलैंड ने कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करके बताया। तो इस लॉ में क्या बताया गया कि अगर जो एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, तो ये अरेंजमेंट होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। अब इसी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। जब ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आया था तो हीलियम के बारे में नहीं पता था उस समय तक, हीलियम की डिस्कवरी नहीं थी। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो था फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियॉन आना चाहिए, हम लोग जानते हैं, लेकिन उस समय नियॉन के बारे में नहीं पता था। तो नेक्स्ट एलिमेंट सोडियम था उस टाइम पे। फिर यहाँ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो एटॉमिक मास 40 तक के लिए उन्होंने ये जो ऑक्टेव रूल जो है समझाने के लिए एग्जाम्पल में दिया था। अब यहाँ पर हम देखें कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन ये तीनों लोग एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं, और जरा एट्थ एलिमेंट हाइड्रोजन के बाद काउंट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, और ये एट्थ एलिमेंट है। यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की प्रॉपर्टी रिजेंबल करनी चाहिए, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन खुद में एक नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल होता है। इसी सीरीज में अगर जो हम कहें फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो फ्लोरीन नॉन मेटल है, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों ही हैलोजन होते हैं,
ये हम पीरियोडिक टेबल में पहले ही 10th तक हम ये चीज़ पढ़ चुके होंगे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल्स और हैलोजन दोनों के सिमिलर होती है। ठीक है, अब यहाँ जैसे लिथियम पे आ जाइए, लिथियम के बाद सोडियम, लिथियम भी एल्कली मेटल है, सोडियम भी एल्कली मेटल है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम के बाद 8th एलिमेंट सोडियम है, सोडियम के बाद 8th एलिमेंट पोटेशियम है। तो ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सही है ये कि सब जगह एप्लीकेबल, जितना उन्होंने एक्सप्लेन किया। हमें पता भी है कि 8th एलिमेंट जैसे बेरिलियम के बाद 8th एलिमेंट मैग्नीशियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम दोनों एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। लेकिन ये चीज़ हमेशा ही सही नहीं थी। अभी आप समझिए कि अगर सिर्फ यहाँ पर कोई किसी एक इनर्ट गैस के बारे में पता होता, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि नियोन के बारे में पता चल गया, नियोन के बारे में, तो आप फ्लोरीन के जस्ट बाद नियोन को रखोगे और नियोन के रखते ही सोडियम एक पोजीशन आगे चला जाएगा, तो क्या लिथियम तब सोडियम की प्रॉपर्टी इसके साथ सिमिलर होने लगेगी। यहाँ पर नियोन लिख देंगे तो सोडियम कहाँ पहुँच जाएगा आगे, तो यानी बेरिलियम और सोडियम दोनों में कोई प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं है। तो ये लॉ तब तक के लिए एग्जिस्ट करता था। पहली चीज तो ये कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 40 से आगे एग्जिस्ट नहीं करता था ये। ठीक है, एटॉमिक मास 40 से ज़्यादा के लिए उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, 40 तक के लिए सही था। और जब तक इनर्ट गैस के बारे में नहीं पता था, इनर्ट तब तक भी ये इसको सही मानते थे, लेकिन इनर्ट गैस के बारे में जब पता लगा तो ये लॉ जो है फेल हो गया। अब फोर्थ जो क्लासिफिकेशन था वो है लोदर-मेयर कर्व, लोदर-मेयर अरेंजमेंट, या इन्होंने कर्व के फॉर्म में जो है पूरी चीज़ों को समझाया था। एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में ये पहला अटेम्प्ट था जब कभी किसी ने ग्राफ के मेथड से समझाया था। तो इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, किसमें किसमें, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक मास में। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है लेकिन नियरली इसी तरीके से ग्राफ चल रहा था। ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें, 10th तक हमें पढ़ते चले आते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज करता है। तो लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल अगर जो आप समझ सकें या अपने आप से दिमाग में एज्यूम करोगे तो आपको पता लगेगा कि पहला कॉलम एल्कली मेटल्स होता है। तो ये जो पूरा कर्व है, इस पूरे कर्व में जितने भी पीक पॉइंट हैं, इसमें जितने भी पीक पॉइंट हैं, उन पीक पॉइंट्स पे एल्कली मेटल्स होते हैं। कौन होते हैं, एल्कली मेटल्स। तो यहाँ पहला पीक पॉइंट है यहाँ लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो पूरे कर्व का जितना भी पीक पॉइंट है वो सब कौन ऑक्यूपाई करता है, एल्कली मेटल्स। अब कर्व जहां पर, कर्व का जो डिसेंडिंग पार्ट है, जहां से कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, तो मिड ऑफ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, यहां पर सभी में ही एल्कली अर्थ मेटल्स होंगे। कौन होंगे, एल्कली अर्थ मेटल। कैसे याद रखेंगे, याद ऐसे रखना है कि एल्कली अर्थ मेटल एल्कली मेटल्स के बाद ही आते हैं। जैसे पोटेशियम के बाद ही एल्कली अर्थ मेटल आएगा, तो एटॉमिक मास इधर बढ़ रहा है और एटॉमिक वॉल्यूम उधर बढ़ रहा है। ठीक, अभी लोदर-मेयर कर्व के बारे में फिर से बात करते हैं। क्या आपने बताया कि जितना भी कर्व का पीक पॉइंट है उस पे कौन है, एल्कली मेटल्स हैं। एल्कली मेटल्स कौन है, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जहां पर कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, डिसेंडिंग पार्ट है कर्व का, वहां एल्कली अर्थ मेटल्स होंगे। लिथियम के बाद एल्कली अर्थ मेटल कौन है, बेरिलियम। सोडियम के बाद कौन है, मैग्नीशियम। यहां पर कैल्शियम, इसके बाद स्ट्रोंशियम। यहां पर कौन आएगा, बेरियम। ठीक है, तो लिथियम से कर्व बनाना उन्होंने स्टार्ट किया था। अब यहाँ क्या पता लगा कि सब जो जितना भी पीक पॉइंट है कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, एल्कली मेटल्स। जितना डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व है वहां पे कौन है, एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। फिर आता है कि हैलोजेंस कहाँ होंगे, हैलोजेंस जो असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व है वहां पर रहेगा। असेंडिंग पार्ट मतलब जहां पर कर्व कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सोडियम से जस्ट पहले हम सभी लोग जानते हैं कौन सा हैलोजन होता है, फ्लोरीन। इससे पहले क्लोरीन, इससे पहले यहाँ पर कौन आएगा, ब्रोमीन। यहाँ कौन आएगा, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद जितना भी बॉटम ऑफ द कर्व है, यहाँ देखिए बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व, ये सभी बॉटम पार्ट कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं इसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये इसका अरेंजमेंट था। जितना भी बॉटम पार्ट है, तो बॉटम पार्ट पे होने का मतलब क्या है, जिसका एटॉमिक वॉल्यूम कम है। हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो जनरली मेटल्स होते हैं वहाँ पर क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो पेनल्टीमेट सेल में होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, साइज इनका डिक्रीज कर जाता है। तो इनका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे कम है, यहाँ एटॉमिक वॉल्यूम इन सब का ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ गई है। अब जो फिफ्थ थ्योरी थी उसको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो टॉपिक है, या ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में जो सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट था वो मेंडलीफ का ही था। मेंडलीफ ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन करने के बाद उसको एक टेबुलर अरेंजमेंट किया, एक सिस्टमेटिक टेबल बनाया। तो इनकी पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये आता है कि इनका मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ ये है, मेंडलीफ ने बताया कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होंगी। एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होंगी, या ये कह सकते हैं कि एक फिक्स एटॉमिक मास के बाद बार बार सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जो है वो रिपीट करेंगे। तो इनकी पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी। कितनी हॉरिजॉन्टल रोज थी? 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी। इसी को हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स। और 8 वर्टिकल कॉलम, 8 वर्टिकल कॉलम थे। 8 वर्टिकल कॉलम क्या हो गए? ये हो गए ग्रुप। टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे उस समय तक। एलिमेंट्स जो है नोन थे। 92 एलिमेंट्स के लिए उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसमें 63 एलिमेंट्स नोन थे। कुछ एलिमेंट्स जिसके बारे में नहीं पता था उसको वैकेंट स्पेस उन्होंने छोड़ दिया था वहां पर, कि जब कभी भी एलिमेंट के बारे में पता लगेगा तो उस एलिमेंट को वहां पर रख दिया जाएगा। टोटल 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी। ये हॉरिजॉन्टल रोज इस तरीके से वो पीरियड कहा जाएगा उसको। वर्टिकल कॉलम 8 वर्टिकल कॉलम थे, उनको ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब जरा ग्रुप में भी कुछ अरेंजमेंट था। हम यहां पर देखना है कि ग्रुप नंबर 1 to 7, ग्रुप नंबर 1 to 7 जो था वो 1 to 7 ग्रुप नंबर 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड था। एक का नाम था सब ग्रुप ए, दूसरे का नाम था सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता था? नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या कहा जाएगा इनको? नॉर्मल एलिमेंट्स। और सब ग्रुप बी के जो एलिमेंट थे उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता था। कौन सा एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ग्रुप नंबर 8 वर्टिकल कॉलम थे, 8 ग्रुप थे। 1 to 7 जितने भी ग्रुप थे वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। और जो ग्रुप नंबर 8 था, ग्रुप नंबर 8 जो था वो सिर्फ टोटल 3 कॉलम में बटा हुआ था। 3 कॉलम में बटा हुआ था और इसमें 9 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे? 9 एलिमेंट थे। ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, 63 एलिमेंट, 12 हॉरिजॉन्टल रोज, 8 वर्टिकल कॉलम। ग्रुप नंबर 1 to 7 को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट को नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी इसी को कहा जाता है। सब ग्रुप बी जो था उस सब ग्रुप बी को में जो है जो एलिमेंट्स थे उनको क्या कहते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। और ग्रुप नंबर 8 जो था उसमें 9 एलिमेंट्स थे। तो जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस समय इनर्ट गैसेस के बारे में नहीं पता था। जब इसके बाद जब इनकी पीरियोडिक टेबल बनने के बाद इनर्ट गैसेस के बारे में पता लगा तो इनर्ट गैसेस के लिए एक नया कॉलम, वर्टिकल कॉलम ऐड कर दिया गया। उसको हम जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो और दूसरी चीज अभी हम जानते हैं कि जो हम अब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें 12 हॉरिजॉन्टल रोज नहीं है, सिर्फ 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। तो इनके पीरियोडिक टेबल में जो कमी थी वो सभी कमियों को सुधार करके एक नई पीरियोडिक टेबल बनाएगी जिसको कहा गया था, उसके लिए एक पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, या उसी को हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
अब जो हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पहले समझ ले क्या है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के में जब जो डिफेक्ट्स आ गए, उन डिफेक्ट्स को हटाने के लिए, उसमें सुधारने के लिए उसको एक दूसरा पीरियोडिक लॉ बताया गया। मोजले ने पीरियोडिक लॉ दिया था। तो मोजले ने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे पहले मेंडलीव ने क्या बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन होंगे लेकिन एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होंगे। और यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है कि पीरियोडिक फंक्शन होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होंगे। कुछ डिफेक्ट थे उसके बारे में बात कर लेता हूँ। मेंडलीव ने कहा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो उन्हीं के पीरियोडिक टेबल को फॉलो नहीं करते थे, जैसे कि टेलरियम और आयोडीन। टेलरियम आयोडीन से पहले आता है, तो इसका एटॉमिक मास 127.5 होगा और आयोडीन का 127 होता है। और आसान एग्जांपल की बात करें, कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 59 और निकल का होता है 58.6। तो क्या होना चाहिए, कोबाल्ट को निकल के बाद में आना चाहिए, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं है, कोबाल्ट पहले आता है, निकल बाद में आता है। और भी कुछ डिफेक्ट्स थे इनके पीरियोडिक टेबल में। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहला है प्रोटियम, जिसको 1H1 से लिखते हैं, ड्यूटीरियम होता है, और फिर है ट्राइटियम। और बात करें तो क्लोरीन की, क्लोरीन का एक आइसोटोप होता है जिसमें एटॉमिक मास उसका 35 है। एक और आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 37। तो अगर जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एग्जैक्टली हाइड्रोजन को आप कहाँ रखोगे, जहाँ पर एटॉमिक मास 1 है, जहाँ पर 2 है, या जहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक मास के बेसिस पे जो कैटेगराइजेशन है वो सही नहीं है पूरी तरीके से। जैसे यहाँ पर क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक 35 एक 37। तो 35 वाले की जगह रखें, 37 वाले की जगह रखें, और 37 वाली जगह रखेंगे तो 37 वाला कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे वो पूरी तरीके से सही नहीं था, इसलिए उनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर एक उसी से मिलता जुलता वहां पर एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर को बेसिस मान के फिर एक नई पीरियोडिक टेबल बनाएगी। तो जो नई पीरियोडिक टेबल है उसका लेआउट डायग्राम मैंने बनाया है, कुछ इस तरीके से लेआउट डायग्राम है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो टोटल 4 ब्लॉक पे बटी हुई है। तो ये जो पहले शुरू के 2 कॉलम होते हैं, जैसे वहां पर पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर देखिए हीलियम लिथियम लिखा रहता है। तो ये जो पूरा पार्ट है पहले शुरू के 2 कॉलम, ये एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है ये, एस ब्लॉक। बीच में जितना पार्ट है ये होता है डी ब्लॉक, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। और ये लास्ट में जो है ये क्या है, एफ ब्लॉक है। तो कैटेगराइजेशन की बात करें किस तरीके से इस जो है पूरा कैरेक्टरिस्टिक इसकी हम समझें, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो 7 है, 1 2 3, और फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है 4 5 6 एंड 7। कितनी हॉरिजॉन्टल रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, 7 है। और वर्टिकल कॉलम कितने होंगे, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, फिर यहाँ 3rd, फिर 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th और लास्ट कॉलम 12th है। मतलब 3rd to 12th यानी टोटल 10 वर्टिकल कॉलम यहाँ पर है। उसके बाद वर्टिकल कॉलम 13 यहाँ पे आएगा, यहाँ 13 14 15 16 17 और लास्ट कॉलम 18। तो कैरेक्टरिस्टिक की इसी समय बात करते चलते हैं। क्या कहेंगे कि यहाँ पर टोटल पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, एसपीडीएफ। यहाँ पर जो एसपीडीएफ है ये बताता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में एंटर कर रहा है। एस सब सेल में जाएगा तो एस ब्लॉक, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, डी सब सेल में एंटर कर रहा है तो डी ब्लॉक, और एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। फिर टोटल हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी, 7 थी। वर्टिकल कॉलम कितने थे, 18 थे। तो 18 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा गया। जो ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 18 को नहीं कंसिडर करेंगे। ग्रुप नंबर 1st 2nd और उसके बाद 13 से लेके 17 तक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे याद करिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिसको सब ग्रुप ए कहा जाता था, तो यहाँ पर सब ग्रुप ए कौन है, 1st 2nd 13 to 17। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। हमें पता है यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में यू ओ लिखते हैं, अन ऑक्टेव, ठीक है, ये कहा जाएगा इनको।
उसके बाद ग्रुप नंबर 13 to 11th, थर्ड टू 11th, ग्रुप नंबर 3rd to 11th, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 3rd to 11th जो है उसको बोला जाता है, 3rd to 11th को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो क्या ये 12th वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो 12th ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी इसमें रहता है, ये लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिसका n-1 डी सब सेल, n-1 डी सब सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। फिलहाल जो चीजें अभी मैंने बताई इसको ध्यान देना है कि ग्रुप नंबर 3rd to 11th जो होगा उसको क्या कहा जाएगा? 3rd to 11th को ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। 12th वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर एफ ब्लॉक की बात करें तो एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक, एटॉमिक नंबर 58 to 71 को लेंथेनाइट्स बोलते हैं। क्या कहेंगे? लेंथेनाइट्स या लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट कहेंगे। उसके बाद एटॉमिक नंबर 90 to 103 को एक्टिनाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिनाइट्स बोलते हैं। क्यों ऐसा कहा गया? जहां से ये पहला कॉलम निकल के आता है लेंथेनाइट्स का, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम है, तो लेंथेनम के बाद से लेंथेनाइट सीरीज आती है, इसीलिए इसको लेंथेनाइट्स कहा जाता है इन सभी एलिमेंट्स को। और जो उसके लेंथेनम के जस्ट नीचे जो एलिमेंट है उसका नाम है एक्टिनम। तो एक्टिनम के बाद ये पूरी सीरीज है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज, या इस एलिमेंट्स के इस पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे उनको एक्टिनाइट्स कहा जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके बारे में सारी चीजें हैं। अब इसके आगे जो बचा है वो पार्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।